गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पानीपत के तीसरे युद्ध की अंतिम कड़ी पढ़ने जा रहे हैं। इस कड़ी में हम ये देखेंगे कि पानीपत के युद्ध में मराठों के हार के क्या कारण थे, नंबर 1, और नंबर 2, इस पानीपत के युद्ध के क्या परिणाम हैं। तो इन दोनों को हम आज देख करके आज पानीपत के युद्ध का आज तीसरी जो कड़ी है और अंतिम कड़ी है कि हम पढ़ते हैं और इसको चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि कॉजेज फॉर द डिफीट ऑफ मराठा, यानी मराठों की पराजय के क्या कारण। हमने देखा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का सेनापतित्व की जिम्मेवारी सदाशिवराव भाऊ द्वितीय के पास थी, परंतु उनके साथ साथ विश्वासराव जो बालाजी बाजीराव का पुत्र था और एक तरह से वह नाबालिग उम्र का सेनापति था, उसके पास वो अनुभव नहीं थे। काफी अनुभवी सेनापति मराठों में थे, लेकिन उन अनुभवी और उम्र और अनुभव दोनों का अनुभव होने वाले सेनापतियों के ऊपर में एक कम उम्र के सेनापति को रखने से उन सेनापतियों के मंदिर में थोड़ी रोष थी। मराठा सेनापतियों के बीच में भी आपसी मतभेद था, जबकि उनका दूसरी तरफ सामना तत्कालीन समय के यानी तत्कालीन एशिया के सबसे सफल, सबसे अनुभवी सेनापति अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। अहमद शाह अब्दाली was the ablest commander of the then period. मराठों की सेना संख्या और स्तर यानी नंबर और क्वालिटी दोनों में वह मराठों से ऊपर थी। मराठे अपने साथ जो फेडरेशन है, मराठों कई फेडरेशन को जोड़ करके जो बनी थी, जिसकी हम चर्चा लास्ट में करेंगे, यानी कि तमाम क्षेत्रों के सेनाओं को लेकर के उन्होंने सेना निर्माण किया था। इनका संगठित सैन्य संचालन का प्रयास उस तरह से नहीं हुआ था। दूसरी तरफ अब्दाली एकमात्र सेनापति था जो सुप्रीम कमांडर के रूप में आया था। उसने अपने साथ में भारत के तमाम मुस्लिम शक्तियों को जोड़ दिया, या दूसरी तरफ कहे कि तमाम मुस्लिम शक्तियां अब्दाली से जुड़ गई थी, जिसमें बरेली के जो अफगान सरदार थे सादुल्ला खां, जिंदी खां, अवध के सुजाउद्दौला, मीर बख्शी जो मुगल बादशाह का था, नजीब भी उनसे जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर मराठों ने जब सामना करने के लिए अफगानों से आगे बढ़े, तो जब अभियान शुरू किया तो उन्होंने तमाम भारत की शक्तियों को निमंत्रण दिया, मगर उनकी आवाज को किसी ने जानबूझकर नहीं सुना, क्योंकि इन्होंने भारत के तमाम राज्यों को परेशान किया था। ये अपने व्यवहार और महत्वाकांक्षाओं के कारण सभी हिंदू राजाओं एवं सामंतों को नाराज कर दिया। अगर राजपूताना की बात करें तो राजपूताना के आंतरिक मामलों में बार बार दखलंदाजी देते थे, उन्हें भारी जुर्माना और नजराना देने के लिए बाध्य करते थे। पंजाब में जब यहां पहुंचे तो वहां सिख प्रधानों को भी नाराज कर दिया। अवध की बात करें तो अवध पर इन्होंने कई बार आक्रमण किया था और क्षेत्र और मौद्रिक
यानी मुद्रा दोनों देने पर बाध्य किया था, इसलिए अवध भी नाराज था। जाट सरदार वो भी नाराज थे। सिर्फ सूरजमल जाट ने कुछ समय के लिए मदद किया, लेकिन वो भी वापस बहुत जल्दी अपनी सेना को खींच लिया, अपने हाथ खींच लिया। हाँ, कुछ जाट सरदार उससे बिल्कुल खफा भी थे, क्योंकि उन पर भारी जुर्माना कर रखा था और उन पर विश्वास भी नहीं करते थे। तो जहां एक तरफ मुस्लिम शक्तियां एक हो गई थी, यहां पर मराठों को अकेले लड़ना पड़ा। इन्हें किसी का साथ नहीं मिला था। अगर सैन्य दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि सेना में, इनके प्रशासन में भी कुछ कमियां थी। वे पूरी तरह अनुशासित नहीं थे और पूरी तरह संगठित भी नहीं थी। जब सेना चलती थी तो इनके साथ लाग लश्कर सब चलते थे। कपड़े धोने वाले धोबी, एक से एक बढ़िया खाना बनाने वाले बावर्ची, रसोइये, नाचने वाले, गाने वाले, यानी मनोरंजन के साधन भी इनके साथ जाते थे। जैसे युद्ध लड़ने न जा रहे हो, पिकनिक मनाने जा रहे हो। फिर इनकी तकनीकी दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो ये चूंकि महाराष्ट्र क्षेत्र से जब शुरुआत हुआ था और दक्कन के क्षेत्र में थे, तो वहाँ पहाड़ी थे, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, तो ये छापामार पद्धति में ज़्यादा अपने आप को सफल मानते थे और उनका ज़्यादा अनुभव था। ये खुले मैदान में, समतल मैदान में युद्ध होना था, जिसके लिए ये पूरी तरह अभ्यस्त नहीं थे। इनके साथ में जो तोपें थी काफी भारी थी, इन्हें ऊंटों और बैलगाड़ियों से खींचना पड़ता था। जबकि अफगानों की सेना में जो तोपें थी वो हल्की थी, वो तेजी से कहीं भी घुमा सकते थे, कहीं भी मूव करा सकते थे, कहीं भी वो अपने स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से कहीं भी स्थापित कर सकते थे। तो ये सैन्य दृष्टिकोण से भी इनकी कुछ कमियां रहती थी। फिर एक इसमें जुटता है पॉलिसी, स्ट्रेटेजी। मराठे युद्ध नीति में उतने निपुण नहीं थे, उतने दूरदर्शी नहीं थे जितने की अफगान सेना थी। वह पानीपत के मैदान में नवंबर में ही आ गई थी और एक सुटेबल जगह जहां पर हर चीज की व्यवस्था थी और सुरक्षा थी, उस जगह पर ये अपने कैंप डाल दिए थे। और युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को और 1 नवंबर 1760 में आ गया। यानी कि इनको 2.5 महीना पहले ही आ गया। तो इस तरह ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी थोड़ा ज्यादा फायदेमंद थे। अफगानों ने धार्मिक भावना को भी अपने सैनिकों में भर दिया था और उसको एक्सप्लॉइट किया। इन्होंने जिहाद का नारा दिया और काफिरों के विरुद्ध विद्रोह, यानी काफिरों के विरुद्ध एक सैन्य का संचालन की बात की, काफिरों को हराने की बात की, धार्मिक जिहाद की बात की इन्होंने। यानी कि अगर इस युद्ध में जो इस्लाम के लोग नहीं है उनके करते हैं, अगर मारे जाते हैं तो हम गाजी कहलाएंगे और ऊपर स्वर्ग की सारी तमाम सुखों को, यानी कि जन्नत के तमाम सुखों को भोग लें, और मर गए तो जन्नत में होंगे, जीवित रहे तो तमाम धन संपदा उनके पास होगी। तो ये नारा दिया उन्होंने। चूंकि मराठे भी हिंदू पद पातशाही का नारा दिए थे, मगर इनका नारा सिर्फ एक नारा था, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को भी लूटा था, इसलिए तमाम हिंदू इसके साथ इकट्ठे नहीं हुए। कालांतर में हम देखते हैं कि अफगान लोग मराठों की संचार व्यवस्था को भी पूरी तरह से बाधित कर दिया। मराठे का अपना बेस कैंप से इनका संपर्क तोड़ दिया और इस
संचार व्यवस्था को तोड़ देने से इनके पास न भोजन आ पा रहा था, न पत्र व्यवहार हो पा रहा था, यानी कि अपने मूल जगह से, मूल स्थान से ये कट गए थे और न तो इनकी सूचना अपने बेस कैंप में पहुंच रही थी और न बेस कैंप से इनके पास कुछ सूचना आ रही थी। यहां तक कि भोजन का भी अभाव पड़ गया क्योंकि सप्लाई बंद हो गया था। अब भोजन के अभाव होने से भूखमरी की हालत हो गई, स्टारवेशन हो गया। मराठों के कैंप में एक परिस्थिति ऐसी आई जनवरी के महीने में कि इनके पास अन्न का दाना नहीं रह गया, घोड़ों के लिए चारा नहीं रह गया, भूखे पेट भजन तो हो ही नहीं सकता, युद्ध क्या हो। मजबूर होकर के 13 जनवरी 1761 को मराठों ने एक मीटिंग किया और इसमें निर्णय लिया कि भूखे मरने से अच्छा है कि रण क्षेत्र में ही मरा जाए और कम से कम शहीद का दर्जा तो मिलेगा। तो तमाम कमियों के बावजूद इन्होंने युद्ध लड़ा। एक और प्राकृतिक देन थी जो प्राकृतिक इनके लिए प्रतिकूल सिद्ध हुई। मराठे जिस क्षेत्र में आते थे या जिस क्षेत्र से आते थे उस जगह ठंड कम पड़ती थी और जनवरी के महीने में उत्तर भारत में विशेष रूप से दिल्ली और पंजाब के क्षेत्र में काफी ठंड पड़ती है। पानीपत दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का जगह है जो दिल्ली से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है। वहां पर जाड़े के महीने में काफी ठंड पड़ जाती है। मराठे ऐसी ठंड से वाकिफ नहीं थे, जबकि अफगानिस्तान बिल्कुल ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे। अफगान सेना और दिल्ली का क्षेत्र उनके लिए बहुत ही सुकून भरा वातावरण था, काफी नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये प्राकृतिक रूप से भी वो फायदेमंद में रहे और युद्ध में सैन्य का संचालन हुआ और इस संचालन में मराठे पूरी तरह पराजित थे। तो ये तमाम कारण थे। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग, इसके क्या परिणाम हुए पानीपत के युद्ध के। इतिहासकारों का मानना है कि कदाचित भारत के इतिहास में इससे अधिक न तो कोई निर्णयात्मक पराजय हुई है और न ही निश्चयात्मक विजय। इस युद्ध में मराठों की पराजय से मराठों की उदयमान शक्ति पर एक घातक प्रहार हुआ और मराठों की जो पताका कटक यानी कि उड़ीसा और अटक यानी कि सिंधु नदी तक फहराने लगी। पेशवा जहां पूना में रहते थे तो पूना से लेकर के पेशावर तक जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, अफगानिस्तान से सब के पास का क्षेत्र है, वहां तक इनकी पताका फहराने लगी थी। अब इनकी पताका एक तरह से नष्ट हो गया। इनका सारी अपेक्षाएं धूमिल हो गई कि ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे, समस्त उत्तर भारत में शासन करेंगे। ये सारी धूमिल हो गई। इनके अधिकांश वीर मारे गए। 28,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में काम आए। मराठों का कोई ऐसा परिवार ना होगा जहां से कोई एक न एक योद्धा न मारा गया। इसके तमाम बड़े सेनापति एक तरह से उनका सफाया हुआ। सदाशिवराव भाऊ युद्ध में काम, विश्वासराव जो भावी पेशवा था, पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र भी मारा गया। और जब ये समाचार पेशवा को मिला तो जो पहले से बीमार ही चल रहा था, 23 जून 1761 को इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण काल के गाल में चला गया, यानी कि मृत्यु हो गई। और मात्र 2 बड़े सेनापति
महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस बच सके, वो भी किसी तरह जान बचाए ताकि मराठों को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। इतने बड़े नुकसान सेनापतियों को लेकर के एक व्यापारी क्या लिखता है, सुनिए। देखिए, दो अनमोल मोती टूट गए, 22 सोने की मोहरें, बेशकीमती मोहरें लुट गई, अनगिनत सोने और चांदी मिट्टी में मिल गई, नाश हो गया। तो मराठों के सूरज की संध्या हो चुकी थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लगा। हिंदू पद पातशाही का जो स्वप्न इन्होंने देखा था कि समस्त भारत में इनका शासन होगा, वह स्वप्न टूट गया। दूसरी ओर अफगानों को भी कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। अब्दाली जो पंजाब पर अपना अधिकार जमाया था पुनः, वह ज्यादा दिन तक अधिकार नहीं रख सका। वहां पर रणजीत सिंह ने एक सिख साम्राज्य की स्थापना कर एक विशाल सिख साम्राज्य का निर्माण किया, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के सतलज नदी तक और गंगा यमुना के दोआब तक पहुंच गया। क्षमा कीजिएगा, पर यमुना के तट तक पहुंच गया था और दिल्ली के समीप तक उसकी एक बार तो उसने अपना राज्य फैला लिया था। लेकिन तमाम सिखों को मिलाकर के एक विशाल सिख राज्य की स्थापना की और उसके पास लाहौर और अमृतसर एक राजनीतिक राजधानी और एक धार्मिक राजधानी इसके राज्य में शामिल थी। दिल्ली का बादशाह, जो कि दिल्ली छोड़ना पड़ गया था अफगानों के कारण, एक बार फिर से मराठों के नेतृत्व में, जो बचे हुए मराठा सरदार थे उनके नेतृत्व में दिल्ली पर आया। उसका नाम था शाह आलम। अब शाह आलम की स्थिति यह थी कि लोग मजाक उड़ाते थे, व्यंग्य कसते थे, कहते थे मुगलिया सल्तनत का बादशाह शाह आलम और उसका अधिकार क्षेत्र है दिल्ली से पालम। यानी कि पालम जो आज दिल्ली का हवाई अड्डा है, दिल्ली का एक हिस्सा है, इतने छोटे पर उसका एक वास्तविक अधिकार रह गया था। असल फायदा जो इसमें हुआ वह थी अंग्रेज शक्ति। ईस्ट इंडिया कंपनी जब मराठों का एक तरह से शक्ति टूट गया तो उसने बंगाल में अपना अधिकार जमाया। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में विजय पाने के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कायम कर दिया। वह दक्षिण में बढ़े। दक्षिण में हैदर अली ने मराठों की शक्ति कमजोर पर अपना अधिकार बढ़ाया और एक राज्य का विस्तार किया, मगर अंग्रेजों ने हैदर अली और उसके पुत्र टीपू के विरुद्ध षड्यंत्र और युद्ध दोनों के माध्यम से उस पर अधिकार जमाते गए और लास्ट में ऐसा भी आया कि 1799 ईस्वी में मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया। उधर हम पेशवाओं के बारे में देखते हैं। पेशवा एक के बाद एक पेशवा आते गए छोटे छोटे समय के लिए। माधवराव 1761 से लेकर के 1772 तक, नारायण राव मात्र 2 वर्ष 1772 से 1774, फिर उसके बाद माधवराव नारायण 1774 से 95, और इनके आपसी मतभेद बढ़ते गए जो हम बाद में पढ़ेंगे जब लेटर मराठा पढ़ेंगे। और लास्ट में बाजीराव द्वितीय जो 1795 से 1818 तक
पेशवा बना रहा। उसके बाद अंग्रेजों को मजबूरन आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसके साथ ही पेशवा की शक्ति खत्म हो गई, पेशवा सिर्फ ही खत्म हो गया और मराठा राज्य मात्र संघ के रूप में बच गया। और ये संघ 5 संघ थे। पूना के पेशवा, यानी कि नागपुर के भोसले, ऊना के पेशवा, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़, ये 5 संघों में ये बट गए थे। और मराठा शक्ति जब अलग अलग बट गई तो कमजोर भी हो गई और इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन यह सिद्ध किया इस युद्ध ने, क्षमा कीजिएगा, इस युद्ध ने यह सिद्ध नहीं किया कि कौन शासन करेगा भारत में, विशेष रूप से दिल्ली। इसने यह सिद्ध किया कि कौन शासन नहीं करेगा, यानी कि मराठा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई और 5 कन्फेडरेशन बनकर रह गई। आज इतना ही। इस प्रकार हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध समाप्त होता है। आज हमने 2 चीज़ें देखा कि मराठों के पतन के कारण और इस पानीपत के तीसरे युद्ध के क्या परिणाम है। और अब अगले क्लास में नया चैप्टर। धन्यवाद।